from a computer teacher to an entrepreneur and from an entrepreneur to an investor. तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि क्लास का जो मॉनिटर ही था वो मोटा सा था, तो वो मेरे पीछे ऐसे कर रहा था। तो मैं जैसे ही मुड़ा तो ऐसे सीधा जाके वो मेरा थप्पड़ जो था वो बाई रिएक्शन जो है वो उसके मुंह पे लगा। स्टूडेंट को पढ़ाता है, उसकी फाउंडेशन तो रखता है, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकली बोल दिया जाए कि कंपनी की बैलेंस शीट आप जाके फाइनल करो तो शायद वो नहीं कर पाए। विन ए कंप्यूटर अवेयरनेस टेस्ट, राइट। एक बच्चे को पार्टिसिपेशन के लिए 50 रुपीज़ के करीब फीस देनी होती है। 25 साल आपने ब्रांड को खड़ा करने में लगाए, तब तक आपके बच्चे भी बराबर खड़े हो गए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पापा एक चलाया बिजनेस है जिसको हम और एक्सपेंड कर सकते थे या और लीवरेज कर सकते थे, आप इस बिजनेस को किसी और। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाई चंडीगढ़ और मैं हूं करुण कश्मीरी। टाई का शुरू से ही इनिशिएटिव रहा है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से एनकरेज करें, लोगों को स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में किस तरह से लाया जाए, और इसके लिए हम हमेशा मेंटरिंग करते रहते हैं। अलग अलग स्पीकर्स को बुलाते हैं, अलग अलग फील्ड से लोगों को बुलाया जाता है ताकि जो टाई की कम्युनिटी है उनको उन स्पीकर से और उनकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। इसी कड़ी के तहत हमने एक नया शुरू किया है जिसको कहेंगे हम टाई टॉक्स। टाई टॉक्स में हम आपके लिए डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को लाएंगे जिनकी हम सिर्फ एक प्रोफेशनल जर्नी पे बात नहीं करेंगे, ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि जो भी गेस्ट हमारे साथ आते हैं, जो भी स्पीकर्स हमारे इवेंट्स में आते हैं, उनके बारे में टाई की कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिल सके, ताकि कुछ लोग जो उनसे कनेक्ट करना चाहें वो एक ब्रॉडर सेंस में उन लोगों को जान पाएँ। तो इसी कड़ी के तहत आज हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर धीरज भाटिया जी। आइए जानते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं की जुबानी। तो शुरू करेंगे टाई टॉक्स मेडन एपिसोड। धीरज जी, वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू डियर, थैंक यू, इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। सर, सबसे पहले अगर मैं ये बात करना चाहूँ कि जो टाई का ये नया कॉन्सेप्ट है टाई टॉक्स का, सर इसके बारे में आपका क्या की टेक है? जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं तो खुद टाई के इकोसिस्टम से मैंने खुद काफ़ी बेनिफिट किया है, तो इसलिए इस तरह के जितने भी आपके इनिशिएटिव्स हैं दे आर रियली कमेंडेबल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सर। अच्छा सर, आपकी जर्नी की हम बात करें, फ्रॉम अ कंप्यूटर टीचर टू एन एंटरप्रेन्योर एंड फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर टू एन इन्वेस्टर, मतलब यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ टाई एज ए स्टार्टअप सिस्टम नाउ। सो हाउ यू फाइंड योर जर्नी फ्रॉम अ टीचर टू अ इन्वेस्टर, कैसी रही सर ये? यस, एवरी जर्नी हैज़ इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स, और वो जो अप्स एंड डाउन है तो वो आपको राइड्स की तरह जो हैं थ्रिल भी देते हैं, एडवेंचर भी देते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़ देयर। जब मैं अपनी टीचिंग जर्नी को याद करता हूँ तो उसके अपने कुछ मोमेंट्स हैं। जब मैंने अपनी पहली बारी टीचिंग जर्नी स्टार्ट की तो मैं खुद 91 में 21 ईयर्स का था, 21 ईयर्स से भी कम ही था। तो मैं पढ़ाने गया, हरियाणा बोर्ड का स्कूल है, और क्लास 11th के आर्ट्स के बच्चे हैं जो मेरे से सिर्फ 3-4 साल का उनका एज का डिफरेंस होगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि क्लास को कंट्रोल करना। तो अब मैं जाके पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते हुए मुझे कुछ फ़ील हुआ तो मेरे वो रिएक्शन जो थी कि मैं ऐसे, मुझे कुछ लगा तो मैं ऐसे मुड़ा। तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि क्लास का जो मॉनिटर ही था वो मोटा सा था, तो वो मेरे पीछे ऐसे कर रहा था। तो मैं जैसे ही मुड़ा तो ऐसे सीधा जाके वो मेरा थप्पड़ जो था वो बाई रिएक्शन जो है वो उसके मुंह पे लगा। तो एकदम सारी क्लास और वो सब वो शांत हो गए। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा समझ आ गया कि यस, जब आप बड़ी क्लास को, और स्पेशली जहाँ पे थोड़े से अनरूली बच्चे हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए, तो जब भी मैं नई क्लास में जाता था तो थोड़ा सा मौका ढूंढ लेता कि जहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाऊँ, ताकि मेरी, जिसको अब आज की डेट में आप पोजीशनिंग बोलते हैं, राइट, वो पोजीशनिंग ऐसी हो जाती कि ये स्ट्रिक्ट टीचर हैं और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऑल ऑफ ए सडन हो गया, जबकि जब मैं मुड़ा और जब वो उसको थप्पड़ लगा तो उसके बाद मैं घबरा भी गया कि ये हो क्या गया। बट दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन। तो वो कहते हैं ना, जैसे एक मूवी में डायलॉग था, एक सिंदूर, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो इसमें है कि एक थप्पड़ की कीमत जो है वो आपको समझ आ गई कि एक थप्पड़ से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। तो कई बार वो फिर उस समय नोट, अभी मैं भी क्योंकि कॉलेज का ही अभी फेज से गुजर के गए थे, तो उसको मैंने शुरू में अपना वो पार्ट बना लिया कि जहाँ भी होता था थोड़ा सा मौका ढूंढ के, मतलब किसी एक को प्यार दे देते थे तो वो आ जाता था। बट ओवरऑल अल्टीमेटली जैसे जैसे आपने ग्रो किया तो आपको समझ में आया कि यस, अथॉरिटी के से ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है, इन्फ्लुएंस जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पढ़ाने का तरीका है, तो उसके बाद बच्चे अपने आप ही शांत हो जाते हैं। तो मैंने अपने बैकग्राउंड को भी देखा कि हमारे कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिनकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्या वो था। तो वो फिर मैं उसको, क्योंकि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग्स नहीं थी,
सीधा निकले और जॉब के लिए घर के वो फाइनेंशियल नीड्स के लिए वो करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से फिर वो अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ थप्पड़ मारना भी सोल्यूशन नहीं है, और बैकफायर भी कर सकता है। बैकफायर भी कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ हमेशा कहा जाता है कि एक टीचर बहुत अच्छा स्टूडेंट तैयार कर सकता है, लेकिन जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है कई बार उसके एक्चुअल की जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं सॉल्व कर पाता। जैसे फॉर एन एग्जांपल कई बार कहा जाता है कि जो टीचर बीकॉम के स्टूडेंट को पढ़ाता है वो उसकी फाउंडेशन तो रखता है, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकली बोल दिया जाए कि कंपनी की बैलेंस शीट आप जाके फाइनल करो तो शायद वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने इसमें बड़ा अपवाद क्रिएट किया कि आपने कंप्यूटर के टीचर से शुरू किया, लेकिन आपने कंप्यूटर्स का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया, आपने पूरा एक इंस्टीट्यूशन तैयार किया, आपने पूरा एक कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री खड़ी करी। तो आप कहाँ तक मानते हैं कि ये क्या वो चीज़ थी जिसने आपको सिर्फ टीचर नहीं रहने दिया, आपको एक एंटरप्रेन्योर भी बना दिया? जी, तो जैसे मैंने बताया कि मैं जब पढ़ा रहा था, पढ़ाने से पहले कॉलेज में जब हम कर रहे थे तो हमने सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किए, क्यूरोसिटी रहती थी, राइट। तो कई बार जो नॉटीनेस भी होती है ना, वो आपके लिए, जैसे आपने थ्री इडियट्स में भी देखा होगा, तो मैं जब कोरिलेट करता हूँ तो कई बार वो वाली चीज़ें भी हेल्प कर जाती हैं कि कुछ डिफरेंस क्रिएट करें। तो वहाँ से हमेशा ये रहा, और लकीली ये भी रहा कि कंप्यूटर्स में थे, तो कंप्यूटर्स में थोड़ा इंटरेस्ट भी होता था। और कंप्यूटर्स में अगर आपने कुछ सीखना है तो थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल से ही सीखना है। तो जो हम लाइफ में बोलते हैं कि अप्लाइड लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग। नॉलेज और विजडम में यही फ़र्क है, नॉलेज व्हेन अप्लाइड इट बिकम्स विजडम। तो कंप्यूटर्स में ये वाली चीज़ हमें मौका मिला, तो ये इसका एक बेनिफिट है। तो उसी को अप्लाई करते गए, वहीं से जो बच्चे अच्छा करते गए, तो वहाँ से ही एक कुछ सीखने को जो मिला, वहाँ से आपका जैसे जैसे आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना आपका बढ़ेगा, उतना ही आप और ज़्यादा आगे की और बड़ी चीज़ करने की कोशिश करते हैं, डिज़ायर्स बनती हैं आपकी। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड विद मी। अच्छा सर, यू हैड स्टार्टेड अ करियर इन कंप्यूटर्स इन वे बैक इन 90s। तो उस वक्त जब हम भी हमारे स्कूल में जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किया, तो वो सबसे एक ना एक कहते हैं सबसे हाई ग्रेड का एक रूम होता था जिसमें एयर कंडीशन होता था, जूते खोल के अंदर जाना होता था, बड़े बड़े वो फ्लॉपीज़ होते थे और उससे हम काम करते थे। और बच्चे, कुछ लोग तो सिर्फ कंप्यूटर क्लास इसलिए लगाते थे कि वो आधा घंटा एयर कंडीशन में बैठने को मिलेगा। तो सर, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? और आज तो क्या है कि हम धूप में भी कहीं पे बैठ के भी लैपटॉप चला के भी काम कर लेते हैं। डेफिनेटली, देखिए, जब भी आप क्लास में होते हैं तो आपको एक ब्रेक चाहिए होता है। आपको ध्यान होगा फिजिकल एजुकेशन का पीरियड, तो वो वैसे ही सारे भागते थे स्पोर्ट्स में जाने के लिए, जबकि वहाँ पे आप धूप में जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपको एक क्लास से बाहर आने का वो हो रहा है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कंप्यूटर न्यू था तो उसका एक क्रेज़ भी होता था। कंप्यूटर के सामने बैठ के बटन दबाना भी एक अपनी उस समय फीलिंग आती थी, और आप जो कमांड दे रहे हैं वो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। और जैसे जैसे हम उनको लॉजिकल प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं, तो वही मैंने कहा कि किसी भी काम के जब पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, आपका प्रोग्राम है सक्सेसफुल रन होता है, तो एकदम आपको फीलिंग आती है। तो वो है, तो उस चीज़ों ने हमें काफ़ी हेल्प किया। सर, जब आपने किप्स की फाउंडेशन डाली, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपके किप्स के बारे में भी मतलब जहाँ तक मैं ये एक जगह मैंने सुना था कि आपने कहा था कि किप्स में मैंने जो आईपीएस है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर्स को बेसिकली कहा जाता था, और आपने के का नॉलेज लगा दिया तो आपने किप्स का ये ब्रांड बनाया। सर, ये कहीं थॉट प्रोसेस में था या आपको लगा कि मेरे को टेक्नोलॉजी के साथ कुछ करना है तो इसीलिए ये ब्रांड चूज़ हुआ? देखिए, उस समय जब आप वर्क कर रहे होते हैं कि कंपनी स्टार्ट है, तो ये था कि नाम ढूंढें, नाम ऐसा ढूंढें जो थोड़ा क्रिएटिव हो, आपके फील्ड से कोरिलेट भी हो पाए। तो वहाँ पे जब हम ये कर रहे थे, देन वी केम अक्रॉस दिस कंप्यूटर की 5th जनरेशन जो है, उस समय 4th जनरेशन कंप्यूटर चल रहे थे। तो आने वाली जनरेशन में नॉलेज इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर्स विद हैव नॉलेज। ऑल्दो उसमें छोटा सा इंसिडेंट जो था, उस समय वर्ड स्टार चलता था। वर्ड स्टार में जैसे आज हम MS वर्ड यूज़ करते हैं, तो डॉस बेस का सॉफ्टवेयर था, डी बेस ये चलता था। तो वर्ड स्टार के अंदर आपके पास एक स्पेल चेक का फीचर होता था। तो उस समय देवीलाल जी जो थे वो पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर थे, हरियाणा के CM भी रहे हुए थे, उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में भी वो थे। तो जो टाइप कर रहे थे, तो उन्होंने देवीलाल को 2 वर्ड्स लिखने की बजाय इकट्ठा देवीलाल लिखते गए, चौधरी देवीलाल, देवीलाल, देवीलाल। उसके बाद स्पेल चेक चलाया, तो स्पेल चेक में वो इंटेलिजेंस नॉलेज तो थी नहीं, तो उसने देवीलाल को डेविल 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 कर दिया। तो वो नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप साथ आज भी कहते हैं आर्टिफिशियल, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस, बिकॉज वो इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल भी ह्यूमन ने क्रिएट की है। तो दैट इज़ द थिंग विच कम्स ओवर देयर। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड इट वाज ए गुड एक्रोनिम एंड दैट इज। अच्छा सर, जिस टाइम पे आपने कंप्यूटर एजुकेशन के बिजनेस में एंट्री की सोचा,
उस वक्त सबसे पहले तो ये था कि स्कूल्स को ये समझाना कि कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट था जिसका ना कोई पेपर होता था ना कोई मार्क्स मिलते थे। एक तरह से एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जस्ट टू सेट द स्किल्स विद द किड्स, कि उनको एक नई चीज़ सिखाई जाए। तो सर फिर उसको आपने एज ए इंडस्ट्री जब लेने का सोचा तो क्या चैलेंजेस थे, या क्या आपके पास उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ थी कि आपको लगा कि नहीं, एक कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही बनाया जाए? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स रहे। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो कंप्यूटर्स में, तो मेरी जो आंटी थी वो दिल्ली में एक बड़े अच्छे स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो कंप्यूटर्स कर रहे थे, तो जैसे छुट्टियों में वहाँ गए, स्कूल भी देखा कि वहाँ पे कंप्यूटर्स है, तो पता चला क्या सिस्टम है कि स्कूल में वो कंप्यूटर है, कोई बाहर की कंपनी है जो वो उसको ऑपरेट कर रही है। तो माइंड में कहीं ना कहीं वो बैक कॉन्शियस में वो आ गई चीज़ कि यस। उसके बाद जब मैं शुरू हुआ तो आगे जॉब ढूंढ रहे थे, तो मैथोडेक्स सिस्टम्स कंपनी का नाम था, तो उसमें आया। तो मैं देहरादून में इंटरव्यू देने चला गया, तो सेम फील्ड की कोइंसिडेंस देखिए कि वो कंपनी में जॉब मिल गई। तो मैथोडेक्स में आया। मैथोडेक्स उस समय की लीडिंग कंपनी थी, राइट। और मैक्सिमम जो स्कूल्स थे डीपीएस मथुरा रोड से लेकर मंसूरी के सारे स्कूल्स, ये सब वो मैनेज कर रहे थे। मुझे यमुनानगर में ही होम टाउन में पोस्टिंग मिल गई। फिर वहाँ पे नई चीज़ें करते गए, स्कूल का रिजल्ट्स, डिस्प्ले, ये सारा जो चीज़ें करते गए। तो वहाँ से फिर मैं उनका सुपरवाइज़र बने, वो सारे डिपार्टमेंट के हेड बने। तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती गई। और वो जब वहाँ पे चीज़ें हम डिफरेंट कर रहे होते थे, कंपनी लेवल पे जो डिफरेंस चल रहा था वो ये होता था कि वहाँ पे जब आप जा रहे हैं तो स्कूल का उनका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो कंपनी इज़ कंसर्न कि हाँ बेसिक हो रहा है, स्कूल से शिकायत नहीं आनी चाहिए और मंथली पेमेंट्स टाइम पे आ जानी चाहिए। तो अगर मंथली पेमेंट्स टाइम पे आ गई है तो आपको सैलरी, इंसेंटिव्स वगैरह जो भी आपकी और जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं आई तो आपकी क्लास लग जाती थी। इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग वेल, दैट्स वाई स्कूल इज़ नॉट पेइंग ओवर देयर। तो वो एक इकोसिस्टम में वो समझ भी आता गया, अपॉर्चुनिटी मिलती गई, स्कूल में अच्छा करते गए। तो वहाँ से फिर आइडिया आया कि यस, ये हम कर सकते हैं। और एक कॉरपोरेट वर्सेस एक पर्सनल लेवल पे जो हमने डिफरेंसेस देखे, जो चीज़ें वहाँ पे की, तो वहाँ से फिर हमने कहा कि हम अपना ही वो काम करेंगे। सर एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब कंप्यूटर एजुकेशन जो था वो मतलब हर निक एंड कॉर्नर में होता था, हर दूसरा आदमी जो कंप्यूटर एजुकेशन में जाना चाहता था, और बड़े बड़े ब्रांड्स भी आए, जैसे एप्टेक उस वक्त बहुत बड़ा ब्रांड था। आप उस टाइम पे थे जिस वक्त हम भी स्टूडेंट थे, हमने जब सीखना शुरू किया। तो सर जब बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स इस मार्केट में आए, तो सर कंपटीशन का जो लेवल था वो बीटअप करने के लिए आपने क्या सोचा? बिकॉज यू वर नॉट अ बिग ब्रांड, आप एक लोकल एरिया में फंक्शन कर रहे थे, और एप्टेक जैसी बड़ी कंपनी के साथ जिसके फाइनेंशियल और सोशल और मसल हर तरह की पावर थी। तो सर वो कंपटीशन में आपने अपने आप को कहाँ पे एज दिया? तो जो लाइफ में आपकी जैसे जैसे कहते हैं कि स्टोरी अनफोल्ड होती है, तो मैं स्कूल में पढ़ा रहा था कंप्यूटर्स। अब स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे एक मोनोटोनस वही सब्जेक्ट आप बार बार पढ़ाई जा रहे हैं, और स्कूल में एक लिमिट भी है। ऑल्दो जब मैं आया ही था तो उससे पहले बेसिक होती थी, बेसिक से पास्कल्स में आ गए तो नया सिलेबस और वो सारा आना शुरू हो गया। उसके बाद ही C++ सीधा आ गई। लेकिन एट द सेम टाइम ये था कि खुद को भी अपग्रेड भी करें, कंप्यूटर्स में वो नॉलेज को अपग्रेड करेंगे तो नहीं है। तो क्या हुआ कि मैंने कहा कि मैं ओरेकल और यूनिक्स वगैरह ये इनके कोर्सेज़ करूँगा। तो मैं कोर्सेज़ करने के लिए गया, तो वहाँ पे सेंटर में गया, तो वो कोर्सेज़ की फ़ीस ही इतनी ज़्यादा थी, तो मुझे लगा अभी तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। बट जब मैंने ओवरऑल, क्योंकि स्कूल में मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था, स्कूल का रिजल्ट्स का, पेरोल का, ये वाले मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था, तो थोड़े से उसमें एक और प्लस जो सेकंड पार्ट है कि ऑल्दो हम वहाँ पे स्कूल में आउटसोर्स एम्प्लॉय थे, तो हमारा सिर्फ हम स्कूल के डायरेक्ट रोल्स पे नहीं थे, तो हमारा तो काम था कि जाओ कंप्यूटर पढ़ाओ और आ जाओ। पर मैं स्कूल के ओवरऑल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया। तो मैं वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड जो स्कूल में है, तो वहाँ पे पूरे वो हम बैनर्स पे कोड्स वगैरह वो कर लिया करते। तो स्कूल में भी हम उसके इकोसिस्टम के अच्छे पार्ट हो गए कि यस, ये सिर्फ आउटसोर्स एक एम्प्लॉय नहीं है, रदर एक अच्छी टीम की तरह हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्लस वहाँ पे हमने साथ कंप्यूटर्स में उनको टीचर्स को ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, ऑल्दो वो हमारे पार्ट में नहीं था, पर जो भी अपने फ्री पीरियड्स और स्कूल का वो करके स्टाफ को भी कंप्यूटर ट्रेनिंग और वो देनी शुरू कर दी थी। तो उससे खुद को भी काफ़ी चीज़ें समझ आ रही थी। तो फिर मैं वहाँ पे एक सेंटर में गया, हार्ट्रॉन, जैसे मैंने उनको बताया। तो चांस की बात है कि जो हार्ट्रॉन के जो फ्रेंचाइज के ओनर्स थे वो चंडीगढ़ के ही 37 में जो कंपनी है मिस्टर राजीव अग्रवाल माइक्रोलिंक कंप्यूटर्स, आज भी उनकी यहाँ पे कंपनी है, तो वो वहाँ पे आए हुए थे। तो बातचीत हुई कि यूनिक्स और एकल ये कोर्स और ये वो, और कुछ मुझे वहाँ पे फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा लगी,
मतलब अपने उनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। तो उनके साथ जब थोड़ी बहुत वैसे ही इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने कहा कि भाटिया जी आप हमारा जो ये सेंटर है उस समय उसमें 2 बच्चे थे, 6 महीने हो गए थे खुले हुए। तो जनरल जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं हमारे पास यहाँ पे एज ए सेंटर मैनेजर आ जाते। तो मैं कहा मैं तो वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है और मैं अच्छी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हूँ। तो उन्होंने कहा आप पार्ट टाइम आ जाइए, आप यहाँ पे फ्री में कोर्स भी कर लीजिएगा और हम आपको साथ 3000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी भी दे देंगे। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो स्कूल में दोपहर को बाद आ गया तो मैं वहाँ पे मैंने एज ए सेंटर हेड ज्वाइन कर लिया। और सेंटर हेड जब मैंने फिर ज्वाइन किया तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो ओवरऑल, चाहे वो मार्केटिंग है, स्कूल्स के अंदर हमने अपना अवेयरनेस के लिए एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया जिसको हम बोलते थे CAT, राइट, विन ए कंप्यूटर अवेयरनेस टेस्ट। तो उसका हमने प्राइज़ ही कंप्यूटर, एक विन ए कंप्यूटर, राइट। एक बच्चे को पार्टिसिपेशन के लिए 50 रुपीज़ के करीब फ़ीस देनी होती थी। स्कूल्स में गए तो वो जो टोटल ओवरऑल जो आ रहा था उसी पैसे से हमने अवार्ड दे दिया। सेंटर में हमने जो है इसी तरह हमने स्कूल्स में जाके, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था तो वहाँ पे अग्रसेन कॉलेज था, वहाँ पे हम यहाँ पे प्रोफेशनल्स कर रहे थे, उस कॉलेज का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिससे अगेन हमारा नाम आ गया। इसी तरह एक जो ये DAV स्कूल जहाँ पे मैंने उससे पहले पढ़ाया हुआ था उसका भी हमने उसी सेंटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो वो सारा का सारा विद इन पीरियड ऑफ 1.5 मंथ हमारा जो सेंटर 2 स्टूडेंट्स पे था वो 59 स्टूडेंट्स पे आ गया। हमने साथ ही, क्योंकि वो हार्डवेयर से यहाँ से बिलोंग करते थे, उनका हार्डवेयर का मेन काम था, हमने वहाँ पे जाके लेज़र प्रिंटर का फर्स्ट ऑर्डर जो है यमुनानगर में वो हमने सप्लाई, मेरे को एक फ्रेंड थे उनको हमने फ्रीलांस बेसिस पे रख लिया। तो ये हार्डवेयर का भी बिज़नेस वहाँ पे शुरू कर दिया। सो दैट्स हाउ मैं ये सेंटर के इस स्कूल है, पहले वो स्कूल वाला एक्सपीरियंस उधर से आ रहा था, इधर से मैं वो आया था। अनफॉर्चुनेट पार्ट सिर्फ यही रहा कि मुझे वहाँ पे यूनिक्स और लाइनेक्स जो है ओरेकल और वो सिखाने वाला पर्सन नहीं मिला। बट वो एंटरप्रेन्योर की वो जो इस तरीके से सेंटर को रन करना, वो सारी चीज़ें आ गई। उस सेंटर का जब मैंने ये सारा उसको मैंने संभाला एक पैशनेटली, तो मेरी स्कूल से छुट्टी होनी तो मैंने एकदम वहाँ पहुँच जाना, स्टाफ रखना, ये सारा जो मैंडेट भी नहीं था, हार्डवेयर सिस्टम, स्कूल कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट और ये सारा, तो मैं वहाँ पे संडे को भी हमने क्लासेस लगानी, वो सारा करना। तो कुछ मेरे फ्रेंड थे जो MCA कर रहे थे चंडीगढ़ से, वो आते थे तो वो सैटरडे संडे को वहाँ पे टॉप की जो C++ और वो सारी उस तरह की क्लासेस ले लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे अच्छी फैकल्टी मिलना भी चैलेंज होता था। तो मैंने बड़े दिल से उसको अपना सेंटर समझ के ही वो सारा मैं कर रहा था। तो बीच में एक उनके लोकल पार्टनर भी थे, तो मेरे कुछ चांस की बात है 2 फ्रेंड्स की इमीडिएट मैरिजेस आ गए, तो मैं 4 दिन वहाँ पे नहीं गया। तो जब वो सैलरी पे आए तो उन्होंने मेरे 4 दिन के पैसे काट लिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ पे डेली लेबर की तरह तो काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इतनी देर से वर्क कर रहा हूँ, मैं संडेज़ को भी आया, सारा कुछ भी आया और मैंने सेंटर को पूरे दिल से संभाला और वो किया। तो मुझे वो बड़ी एक ना, पैसे की बात नहीं है, वो ह्यूमिलेशन लगी कि मैं एक सेंटर को एज ए ओनर की तरह रन कर रहा हूँ और 4 दिन के वो सैलरी जो है, मतलब डेली लेबर की, आओ काम करो और पैसे लो, वो मेरी फीलिंग थी नहीं। तो मैंने उनको मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे काफ़ी चक्कर लगाए, काफ़ी रिक्वेस्ट की, पर मैंने कहा नहीं। वहाँ से बस माइंड में आ गया कि अब वो अपना करेंगे। उसी पीरियड में जो मेरे पार्टनर हैं मिस्टर नंदा, इनकी फार्मास्यूटिकल की कंपनी थी, तो ये इनकी वाइफ जो थी वो भी कंप्यूटर टीचर थी। तो वो हमारे पास मैथोडेक्स में वो जॉब के लिए वो मेरे से मिले कि उनके पास अपॉर्चुनिटी वगैरह, मैथोडेक्स को मैं उस रीज़न को मैं तब तक सुपरवाइज़र डील कर रहा था। तो वहाँ से हमारी आपस में हुई। उनके फार्मास्यूटिकल के उनको ब्रोशर और वो पैम्पलेट डिज़ाइन करने होते थे, वो मेरे पास सेंटर में आ जाया करते थे। वहाँ पे बैठ के हमारी टीम उनके साथ बैठ के वो डिज़ाइनिंग, उनकी भी उस समय जॉब छोड़ के उन्होंने नया नया अपना बिज़नेस फार्मा का शुरू ही किया। तो वहाँ से हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग और वो क्रिएटिविटी, वो डिज़ाइन कर रहे होते थे, वो सारा था एक आपस में वो शुरू हो गया। सो दैट्स हाउ कोइंसिडेंस कि ये कैसे तार, जैसे बोलते हैं ना कनेक्ट दी, वो तार जुड़ते गए। और वहाँ से ये वाला जो इंसिडेंस हुआ कि कई बार भगवान कहता है कि जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो वहाँ से फिर वो हो गया, आ गया कि अब तो अपना ही करना है। तो देन दैट्स हाउ आपस में डिस्कशंस करते हुए 95 में दिसंबर में मैंने छोड़ा था। मार्च में हमने अपनी कंपनी फिर किप्स जो है, मैंने और मिस्टर नंदा ने मिलकर हमने शुरू कर दी। तो सर ये कह सकते हैं कि 4 दिन की सैलरी ने आपको एंटरप्रेन्योर बना दिया। अगर वो 4 दिन की सैलरी नहीं कटी होती तो शायद आज आप एंटरप्रेन्योर नहीं होते, और आपको हैट्रॉन का थैंक्स होना चाहिए कि वो 4 दिन की सैलरी काटी तो आपको एंटरप्रेन्योर बना दिया उन्होंने। I can say that. अच्छा सर, ये आपकी एजुकेशन के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि हम बुक्स भी पब्लिश करें, क्योंकि बुक्स पब्लिश करना उसके लिए
कॉन्टेक्स्ट बनाना, चैप्टर्स बनाने, फिर उसको पब्लिश करना, फिर उसके बाद स्कूल्स में जाके उन बुक्स को लगवाना भी कि आप हमारी बुक्स में से पढ़ाओ। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? इसको ये ट्रांसफॉर्मेशन जो बोलते हैं आपकी नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, या मजबूरी का नाम जो आप तो बेसिकली पहले हम स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन में आए, राइट, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस था, मैं स्कूल्स को मैनेज कर ही रहा था एजुकेशन को। तो पहले हमने वो स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन में आए, और जो मेन आता है कि आपका जो, जैसे मैंने अपनी मैथोडेक्स में कुछ लेवल तक देखा कि यस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप वो कर रहे हैं, बट इमोशन से जब आप चीज़ों को करते हैं तो इसकी एक फीलिंग डिफरेंट आ जाती है। तो वहाँ पे इसी तरह के इकोसिस्टम से चल रहा था कि स्कूल है, स्कूल में कंप्यूटर लगाने हैं, टीचर देने हैं, और वो थोड़ा बहुत वो बना देना है। तो वहाँ से हमारा सिस्टम डिफरेंट था। तो मैंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, सबसे पहले हमें सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो अब वो बच्चों को कीबोर्ड भी नहीं हिलाने देते थे, राइट। हमने तो कहा तोड़ो आप कीबोर्ड, ठीक। तो वहाँ पे हमने जो इकोसिस्टम को चेंज किया, एटीएम उस समय नया नया टेक्नोलॉजी आई थी, तो हमने उसको, एटीएम कंप्यूटर से चलता था, राइट। तो हम उनको एटीएम को लाके वहाँ पे लाइव हमने जो है एक वो डेमो बना के बच्चों को, व्हाट इज़ एटीएम, राइट, कार्ड और वो सारे सिस्टम, अकाउंटिंग और वो सारा कंप्यूटराइज्ड है, राइट। उसी समय जो है मल्टीमीडिया को हम लेके आए। तब कंप्यूटर्स जो पहले फ्लॉपी और हार्ड डिस्क में थे, हम वहाँ पे सीडी, क्रिएटिव के साउंड और मीडिया मल्टीमीडिया किट्स आती थी, वो लाके हमने कंप्यूटर्स में लगा के बच्चों को जब वीडियोस और वो सब दिखाते थे। साथ ही उस समय एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स थी, वर्ड की कंपनी है काफ़ी बड़ी, डीके, तो इनकी ह्यूमन बॉडी, तो पूरी बॉडी को वो 3D में घुमा देते थे। मैं वहाँ के लीडिंग डॉक्टर को दिखा रहा था जब वो सॉफ्टवेयर, तो वो उन्होंने कहा कि ये हमारे एज ए स्टूडेंट होता तो आज हम और बेटर डॉक्टर होते। वहाँ पे स्पेशली जो यमुनानगर के डीसी थे, हमें कॉल आई कि वो डीसी साहब जो है वो बातचीत चली, तो मिस्टर कौशल जो बाद में हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, तो हमारा घर में ऑफिस था, राइट। उसमें वो डीसी सर जो है, लाल बत्ती की उस समय गाड़ी होती थी, वो आके वो सॉफ्टवेयर और वो सारा स्पेशली देखने आए। और उसके 2 साल बाद ये मैगज़ीन आया करती थी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। उस मैगज़ीन के फ्रंट पेज पे आया कि मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स विल हैव ए बिग इम्पैक्ट इन एजुकेशन इन कमिंग टाइम्स, जो हम वहाँ पे कर चुके थे। तो ये जो सारे स्टेप्स हम लेते गए, इसका हमें ओवरऑल एडवांटेज आता गया। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आए, वहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन, कि हमारा बच्चा जो पढ़ के जॉब और स्किल, आप कई बार कहते हैं कि जॉब्स बढ़ी हैं लेकिन स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो हम वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल लर्निंग्स जो है, उनको प्रॉपर असाइनमेंट्स उस तरह की दिया करते थे जिसको वो जाके कर पाए। तो ये जब हम अपने सेंटर्स का कर रहे थे, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने सिस्टम्स चेंज किए, जिससे ये डिस्टेंस एजुकेशन गवर्नमेंट ने ही वो यूनिवर्सिटीज़ में करनी शुरू कर दी। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स डाउन आने शुरू हो गए। इन द मीन टाइम कोई भी इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी एक चीज़ सक्सेस होती है तो उसको देख के 10 लोग और आ जाते हैं, कंपटीशन बढ़ता है। तो हम जो स्कूल्स में भी जो जा रहे थे, तो स्कूल्स में हमारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स आ चुके थे जो रेट्स पे कॉम्पीट कर रहे होते थे। और कंप्यूटर जो आप एजुकेशन स्कूल में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपका जो भी मार्जिन है वो सिर्फ कंप्यूटर की कॉस्ट फिक्स है, चाहे आप लें चाहे मैं लें, 500-1000 रुपये का डिफरेंस हो सकता है जो वहाँ पे आपने लगाने हैं, राइट। बाकी जो है आपके प्रोग्राम की कॉस्ट है और टीचर्स की सैलरी है। अब टीचर को आप 1500 रुपये में भी कई लोग रख रहे हैं और कई आप 5000 या 10,000 रुपया भी दे रहे हैं। तो अब जो शुरू में जब आप वो कर रहे हैं तो वहाँ पे तो सिंपल सा आ जाता है कि वो पर स्टूडेंट इतना चार्ज कर रहा है, आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हैं। उनको नहीं मतलब कि अभी शुरू में कि सैलरी क्या दे रहे हैं, प्रोग्राम क्या है और वो क्या है। तो जैसे जैसे कंपटीशन इस लेवल पे आता जा रहा, तो हमें लगा कि हम जहाँ पे हम प्रेजेंट हैं वो तो हमें वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाला आके जब कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, रेट्स दे रहा है, तो वहाँ पे हमें भी चैलेंज आता था उनको समझाने में और वो करने में। तो धीरे धीरे ये आ रहा था कि ये सिस्टम ऐसा है, और स्कूल में एक करने को लिमिटेड ही रोल होता था। हम अपनी तरफ से एक्टिविटीज़ और वो करते जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे हम पर्सनली साथ इन्वॉल्व थे। लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस को स्केल अप करेंगे तो आप हर जगह पे पर्सनली इन्वॉल्व होके नहीं कर सकते। तो आई स्टिल रिमेंबर, कैथल में बहुत बड़ा स्कूल है OSDAV, तो 6000+ स्टूडेंट्स, वहाँ की पूरी कंप्यूटर लैब और वो, तो उन्होंने कहा कि हम आपको देख के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लेकिन जो बाद में आपके जो टीचर्स आते हैं उनमें और आप में काफ़ी गैप है। तो मैंने कहा मैम, बच्चे भी यहाँ पे आपको देख के प्रिंसिपल पेरेंट्स आके यहाँ पे वो करते हैं, लेकिन वो तो बट नेचुरल है। लेकिन वहाँ पे हमें धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ये हमारे फील्ड में, ये हमारे हर जो अपने चैलेंजेस हैं। तो दैट्स हाउ वहाँ से हम अपने
ट्रेनिंग सेंटर्स में आ चुके थे। ट्रेनिंग सेंटर्स और जो हम स्कूल्स में भी रन कर रहे थे, तो वहाँ पे जो हमारा फोकस था कि बच्चे को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज मिले। थ्योरी तो कोई भी पढ़ा सकता है, वो थ्योरी में भी रटा रहे थे, राइट। अब क्लास 1 का बच्चा बोल रहा है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंशिएट ही कितने बच्चे कर पाएंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेसेस दी रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, वो रट रहे हैं वो सारा रॉ डाटा क्या होता है। तो इस तरह से वो सारा, तो हमारा फोकस था कि हम उसको क्रिएटिविटी और उसके साथ उसको चीज़ों को कैसे समझा पाएँ। ऑपरेटिंग सिस्टम समझाना, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, राइट। अब इंटरफेस का मीनिंग क्या है, तो उस तरह के हम एग्जाम्पल्स, ड्राइवर की स्टोरी, कार और आपके बीच में वो आ गया। तो इस तरह से हम डे टू डे एग्जाम्पल्स एसोसिएट कर रहे हैं, मेमोरी को कैसे समझा रहे हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स और वो लर्निंग करते हुए थ्योरी को इंटरेस्टिंग बना के अल्टीमेटली उसको प्रैक्टिकल में ला पाना, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उससे हम चीज़ें करवा पाते थे। बट धीरे धीरे वो चैलेंजेस आ रहे थे, इधर से ये आ गया। और सेकेंड टाइम जो था, हम स्कूल में बुक्स लगवाते थे, जो बच्चे जो थ्योरी बुक्स, कई जगह पे बुक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका करिकुलम स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। अगर वो नहीं है तो कोई भी टीचर की अपनी मनपसंद उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। तो हमें अल्टीमेटली सिस्टम्स फॉलो करना है। तो वो कंप्यूटर की बुक्स हम लेने के लिए पब्लिशर्स के पास जाते थे। वहाँ पे उस समय हमारे जो सबसे बड़े पब्लिशर्स होते थे, बीपीबी, गलगोटिया, टाटा मैकग्रा-हिल, इन सब की हम बुक्स लेते थे। अब हर बुक के अपने चैलेंज होते थे, क्योंकि स्कूल एजुकेशन को एड्रेस करती हुई प्रॉपर बुक हमारे अकॉर्डिंग हमें नहीं मिल पाती थी। तो फिर गलगोटिया पब्लिशर है, बीपीबी है, वो हमारे साथ अपने ऑथर्स को बिठाया करते थे। वो सब चैलेंजेस और वो चल रहे होते थे। तो जब इधर से स्कूल और ये सेंटर्स बंद हो गए, इधर से हम मेजर लॉसेस में आ गए, तो वहाँ पे हमारे माइंड में आया कि हमें जो भी बिज़नेस करना है वो ऐसा बिज़नेस करें जो नीड हो। कंप्यूटर एजुकेशन धीरे धीरे स्कूल जो ने उन्होंने खुद करना शुरू कर दिया था। स्कूल के पास पैसा भी है, उनको कोई वो नहीं चाहिए। फिर तब तक उनको 10 सालों में काफ़ी चीज़ें बेसिक लेवल की समझ आ रही थी। तो वहाँ से हमें फिर आया कि हमारा जो स्कूल्स में, क्योंकि जो जिन स्कूल्स में हम कंप्यूटर एजुकेशन रन कर रहे थे, तो वहाँ पे बुक्स हम बाहर से लेके लगवा ही रहे थे। तो हमने कहा फिर हम अपनी बुक्स जो हमारे अकॉर्डिंग जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ से हमने अपनी कुछ बुक्स डिज़ाइन करनी शुरू की। तो पहले हम सिर्फ अपने ही स्कूल में, जहाँ पे सिर्फ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, वो वाली बुक वहीं के लिए यूज़ कर रहे थे। कुछ बच्चे हमारे ट्रांसफ़र होकर बाहर गए तो उनके स्कूल से वो अपनी बुक, जैसे मिड सेशन में जाते हैं, तो हमें दिल्ली के स्कूल से कॉल आ गई कि ये हमें भी ये वाली बुक्स यूज़ की। तो हमने कहा ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे है, जैसे एनआईटी की जो बुक्स होंगी वो एनआईटी के सेंटर में ही चलेंगी, नॉर्मल नहीं आएंगी। बट अब इधर से हम बिज़नेस में चैलेंज आ रहा था, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, तो वहाँ से आया कि क्यों ना हम बुक्स को ही अपने ये वाले को हम लेके आएँ। तो वहाँ से फिर हमने अपना बुक्स का पब्लिशिंग डिवीज़न शुरू किया। और धीरे धीरे फिर हमने, पहले हम खुद मार्केट में गए, फिर टीम के लिए स्ट्रगल किए, धीरे धीरे करते हुए वो बोला हम आगे बढ़ते गए, और दैट्स हाउ हो। अच्छा सर, आपने किप्स को 25 साल दिए। आपने 25 साल ये कंपनी चलाई जिसमें आप ये बुक पब्लिशिंग करते थे, और साथ में इसके बाकी जो शुरू में जब कंप्यूटर एजुकेशन शुरू हुआ, सर जब एक टाइम पे आके उस कंपनी को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सेल आउट करना या किसी को दे देना या मर्जर या एक्विजिशन, जो भी आप एक टेक्निकल उसके लिए फैंसी वर्ड यूज़ कर लो, लेकिन 25 साल के बाद एक ब्रांड के साथ जब अपने आप को डिटैच करना, सर वो कितना बड़ा डिसीजन रहा, इमोशनली, फाइनेंशियली, या फैमिली की तरफ से कितना प्रेशर था? यार बड़ी मुश्किल से एक ब्रांड खड़ा होता है, आप उस ब्रांड को अब किसी और को दे रहे हो। Definitely it was a very tough emotional decision, very tough. And somewhere with our some of our close team members, they felt bad also with us, but later on they also realized certain things. And like we say in life, every decision has its own consequences, positives as well as negatives. So yes, it has its own pros and cons, definitely. But KIPS, as till today, इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस। आज भी कई बारी फ़ोन आते हैं, सारा कुछ है, उनकी जो भी हेल्प चाहिए है तो एसोसिएट करके वो होता है। बट किप्स इज़ पार्ट ऑफ आर, वो आप वैसे नहीं, ठीक है, उस तरीके से नहीं है लीगली या वो भी, बट इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, 25 साल आपने एक ब्रांड को खड़ा करने में लगाए, तब तक आपके बच्चे भी बराबर खड़े हो गए होंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पापा एक चला चलाया बिजनेस है जिसको हम और एक्सपेंड कर सकते थे या और लीवरेज कर सकते थे, आप इस बिजनेस को किसी और को दे रहे हो। क्योंकि फैमिली में सबसे ज़्यादा ये मेलोड्रामा तब शुरू होता है जब एक ब्रांड बन चुका होता है, और बच्चों को ये लगता है कि हमारे फादर ने एक स्केलेबिलिटी बिजनेस खड़ा कर दिया, हमें सिर्फ उसको जाके सिर्फ और स्केल करना है। तो एक बना बनाया प्लेटफॉर्म था जो कहीं ना कहीं बच्चे ये कह सकते हैं कि पापा आपने प्लेटफॉर्म ही हमसे छीन लिया। तो सर वो कितना चैलेंजिंग रहता है फैमिली में। चैलेंज, इट वाज टफ। अच्छा सर, ये
आपका बिजनेस का जर्नी हुआ, इसमें आप क्या मानते हैं अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी में या फेलियर्स और अप एंड डाउन्स में, वो क्या एक चीज़ है जो इंसान को हमेशा गतिशील बना के रखती है, उसको एक नई चीज़ें सीखने की लगती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि किताबें ज़रूरी हैं, कुछ लोग कहते हैं ट्रैवल बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या मानते हैं कि एक बिजनेसमैन को हमेशा एक टिप्स पे रखने के लिए क्या वो चीज़ें हैं जो उसको थ्राइव करती रहती हैं? सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है आपका ड्रीम। उस ड्रीम को नर्चर करने के लिए ओवरऑल एक्सपोजर जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो one is the basics of business, then you do certain extracurricular activities which add to that. In that I am a very very strong votary of reading and travel. So that is where when our team also we used to take them to travel. First it used to be this, then ultimately then we started doing meetings at different parts, and then we had the Achievers Award where we go to different countries. So that's how that has its own. When you go outside, you see the world and you see bigger success stories which inspires you. तो वो उसका एक काफ़ी बड़ा ट्रैवल का, क्योंकि मैक्सिमम लर्निंग जो है ऑब्जर्वेशन से आती है, राइट. तो जब आप जाते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, आपकी पहली फ़्लाइट हमेशा आपको याद रहती है, बाद वाली नहीं रहती. पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट भी है, पहली इंटरनेशनल ट्रिप भी याद रहता है. फिर वहाँ आप जा रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स देख रहे हैं, कैसे अपब्रिंगिंग है, किस तरीके से आ रहा है, वो सब आपको एक रिफ़ाइन करने में हेल्प. सर इतना कुछ आप करते हैं, अभी आप इन्वेस्टर भी बन गए हैं, आप न्यू कंपनीज में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी करते हैं, तो सर इन सारी जद्दोजहद में कभी तो आदमी को स्ट्रेस आ जाता है, कभी तो आदमी लो फील करता है, तो आपका सर क्या स्ट्रेस बस्टर रहता है उस वक्त जब आपको लगता है कि मैं लो फील कर रहा हूँ? वैसे कुछ लोग होता है वो उनको लगता है कि मैं अगर मेरे को 2-3 घंटे के लिए सोने को मिल जाए बहुत बढ़िया, कुछ लोग कहते हैं मैं मूवीज़ चला जाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं दोस्तों के साथ गप्पे मार लेता हूँ, कुछ लोग ट्रिप्स पे चले जाते हैं, तो सर कुछ आपका भी स्ट्रेस बस्टर होगा, कोई स्पोर्ट्स होगी, कुछ इस तरह की चीज़ें? मेनली टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए बुक्स जो हैं, मैं रीडिंग में, फिर वो है या ट्रैवल प्लान कर लिया. और लकीली इन माई लाइफ जर्नी सिंस आई हैव अंडरगोन इन माई इनिशियल लाइफ, आई हैव अंडरगोन लॉट ऑफ स्ट्रगल, एंड आई वॉज लकी दैट आई गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे उस फेस में काफ़ी सपोर्ट किया. And today also I'm lucky that we have a very good friend circle where you would like to sit, talk to them, see movies. That's how you do, and embracing those challenging in that. अच्छा सर, एक इंसान की ज़िंदगी में ना जब टफ फेस आता है तो फ्रेंड्स का एक अपना अलग रोल होता है, आपके कुलीग्स का एक अलग रोल होता है, लेकिन एक फैमिली का जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो या तो आपको बना देता है या आपको बिल्कुल तोड़ देता है. तो सर जब भी लो साइड आया तो हाउ सपोर्टिव वाज योर फैमिली, और आप कितना मानते हैं कि एक फैमिली का जो सपोर्ट सिस्टम है वो आदमी को गिरने नहीं देता और एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनाए रखता है? Yes, बहुत बहुत ही वैलिड आपने बातचीत कही है. आई थिंक दिस इज़ दी, जो आप अगर आप बोलते हैं बैकबोन ऑफ योर ओवरऑल लाइफ, बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर इज़ व्हाट योर फैमिली इज़, एंड बिना उसकी सपोर्ट के आप कुछ कर ही नहीं सकते. तो आई एम रियली लकी दैट आई गॉट दैट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स सिस्टम वेयर आई नेवर हैड कंप्लेंट्स बट रेदर मोर स्पोर्ट्स. So that way, that's a very good, and that's a very good thing which you have asked. सर एक लास्ट में सवाल, क्योंकि हम टाई के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, टाई चंडीगढ़ टाई टॉक्स कर रहा है सर, आप भी टाई नेटवर्किंग के पार्ट हैं, तो हाउ मच यू फील, या आप एक टिप एक एंटरप्रेन्योर्स को या जो लोग टाई के नेटवर्क में आते हैं आप देना चाहेंगे कि टाई क्या एक एंटरप्रेन्योर को बूस्ट करने के लिए या उसको स्किल्स डेवलप करने के लिए कहाँ तक रोल प्ले करता है टाई का जो इकोसिस्टम है? देखिए, टाई हैज़ ए वंडरफुल इकोसिस्टम, और मैंने खुद इसमें से बेनिफिट किया है. और मैं जो भी मेरे कनेक्ट्स में जो भी लोग मेरे से बातचीत या कुछ उन्होंने जब भी कहा, मैंने सबको एडवाइस किया कि टाई को ज्वाइन कीजिए. मैं टाई के सब जितने भी चैप्टर्स हैं, काफ़ी चैप्टर्स को, दुबई, कैलिफोर्निया, इन सब को भी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और इनकी मेल्स और वो आती रहती हैं, आपको इवेंट्स और ओवरऑल पता चलता रहता है. लाइफ में मेंटर्स का जो रोल है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर ए हंग्री स्टूडेंट. वो बहुत, मैं वो एक अंदर की भूख तो होनी चाहिए, बिकॉज कुआं प्यासे के पास नहीं जा सकता. तो जहाँ पे मतलब आई बिलीव टाई इज़ डूइंग ए वेरी वेरी नोबल जॉब. और इसमें कोई जो सबसे बड़ी, जो जैसे हम कहते हैं कि व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर द सोसाइटी, तो टाई इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म which is a wonderful thing for all the budding entrepreneurs. So that is there. So I will request your TIE Chandigarh to do more and more events, more and more workshops, and whenever you, whatsoever way I can contribute, I am always available for you.
सो दोस्तों, ये था हमारा मेडन एपिसोड टाई टॉक्स का, जो चंडीगढ़ चैप्टर ने ऑर्गेनाइज किया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पहली पेशकश आपको पसंद आई होगी। इसी तरह ये कारवां आगे चलता जाएगा। धीरज जी जैसे बहुत सारी पर्सनैलिटी इसमें अगले एपिसोड्स में जुड़ती जाएंगी, और हम ये एक ऐसा लाइब्रेरी या अब एक डिजिटल हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देंगे जो आने वाले टाई के मेंबर्स के लिए या जनरल पब्लिक के लिए भी एक, आप कह सकते हैं, मार्गदर्शन का काम करेगा। इसी उम्मीद के साथ हमने टाई टॉक शुरू किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि हमारी ये कोशिश कैसी रही। आज हम धीरज जी से लेंगे इजाज़त, अगली बार मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी से। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे टाई चंडीगढ़ की टाई टॉक्स में अगली बार। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस। Always welcome. Really nice talking to you. Wish you all the best. Thank you.